यूपी या यूं कहें कि पूरे हिंदुस्तान की सबसे वीवीआईपी सीट कहे जाने वाला बनारस का मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार बनारस के सियासी अखाड़े में पीएम मोदी के सामने कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी की बहन सोनिया गांधी की बेटी और इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी मैदान में उतरने जा रही हैं। इसी बीच यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी लड़ती हैं तो कांग्रेस की जीत तय है। खैर, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव जीतेंगी या नहीं, यह तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन जब से यह खबर सामने आई है तब से भाजपाइयों की रातों की नींद गायब हो चुकी है। भाजपा के लोगों के साथ साथ तमाम राजनीतिक पंडित और विशेषज्ञ भी इस खबर से हैरान हैं, परेशान हैं। हर कोई अपने आंकड़े दे रहा है, सामाजिक समीकरणों की बात कर रहा है, जातिगत आंकड़ों को पेश कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी मोदी के मुकाबले चुनाव लड़ती हैं तो उनका राजनीति शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि मोदी के मुकाबले प्रियंका गांधी अगर चुनावी रण में अखाड़े में उतरती हैं तो उनकी जीतने की संभावना ज्यादा प्रबल है। सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने आंकड़े हैं और उन आंकड़ों के पीछे सबके अपने अपने वजह हैं। आज का वीडियो हमारा इसी विषय पर है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले प्रियंका गांधी के चुनाव में उतरने की बात क्यों कही जा रही है। अगर मोदी के मुकाबले प्रियंका गांधी चुनावी अखाड़े में उतरती हैं तो उनके जीतने की संभावना क्या होगी। बनारस लोकसभा सीट का अब तक का इतिहास क्या रहा है, अब तक तमाम राजनीतिक पार्टियों को वहां पर किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, बनारस में धार्मिक और जातिगत समीकरण कैसा है और किस तरह प्रभाव डालता है, और भी बहुत कुछ। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, इसमें आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। उत्तर प्रदेश या यूं कहें कि पूरे इंडिया की सबसे वीवीआईपी सीट कहा जाए तो बिना शक व शुबा बनारस ही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, यह तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन उनका संसदीय क्षेत्र बनारस इसलिए भी है क्योंकि वो ऐतिहासिक और पौराणिक सिटी होने के साथ साथ हिंदुओं के आस्था का सबसे बड़ा केंद्रों में से एक है। अगर आप बनारस से चुनाव जीतते हैं या लड़ते हैं तो उसका प्रभाव सिर्फ बनारस तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूर्वांचल के 42 सीटों के अलावा उत्तरी बिहार के 6 सीटों पर भी सीधा सीधा पड़ता है। बनारस की जमीन ने कई बड़े और दिग्गज नेताओं को दिया है, जिसमें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी, भाजपा के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी, लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र अनिल शास्त्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख और बड़े नाम हैं। साल 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो पूरे देश में हंगामा मच गया। आनंद फानंद में देश के राजनीति में अपना पांव जमाने की कोशिश में लगे अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ ताल ठोक दी। बड़े स्तर पर मीडिया कवरेज मिला, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन अंत रिजल्ट आया तो पीएम मोदी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। 2019 के चुनाव में भी कुछ यही रिजल्ट रहा था, लेकिन अब मामला बदलने जा रहा है। भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी जंग का अखाड़ा अब तैयार हो रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि देश के सबसे बड़े और विश्वगुरु नेता के मुकाबला करने के लिए कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी मुकाबले में आने वाली है। नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी के बीच चुनावी मुकाबले के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा बनारस के इतिहास और भूगोल के बारे में भी समझ लेते हैं। आज़ादी के बाद साल 1951-52 में जब देश में पहली बार आम चुनाव हुए तो उसमें बनारस लोकसभा सीट से पहली बार कांग्रेस के रघुनाथ सिंह ने जीत हासिल की। अगले 15 सालों तक कांग्रेस के जीत का सिलसिला चलता रहा। कांग्रेस को पहला झटका तब लगा जब 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स के सत्यनारायण सिंह ने कांग्रेस से बनारस सीट
छीन ली। फिर 1977 में बनारस पर जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। लेकिन पूरा मामला तब चेंज हो गया जब राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1991 में भाजपा के सतीश दीक्षित ने पहली बार जीत हासिल की। उसके बाद से बनारस भाजपा का गढ़ बन गया। साल 1991 से लेकर 2019 यानी कि 20 सालों के दौरान बनारस में कुल 7 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 6 बार भाजपा की झोली में जीत गई है। सिर्फ 2004 के चुनाव में भाजपा को कांग्रेस के राजेश मिश्रा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। बनारस भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ रहा है। इसके कई कारण हैं और सबसे बड़ा कारण यह है कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद बनारस में अब भी जाति की राजनीति से ज़्यादा धर्म की राजनीति हावी है, और जहां धर्म की राजनीति है वहां ऑब्वियस सी बात है भाजपा का कोई मुकाबला है ही नहीं। इस समय भाजपा बनारस में कितना मजबूत है इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वहां 8 लोकसभा क्षेत्र हैं और 8 के 8 लोकसभा में बीजेपी या उसके सहयोगी दल के ही एमएलएज हैं। आपको जानकारी के लिए एक और बात हम बता दें कि सपा और बसपा को अपने सबसे बेहतर दौर में भी बनारस में एक बार यानी कि एक बार भी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई है। बनारस का मुख्य मुकाबला काफ़ी समय से भाजपा और कांग्रेस के दरमियान ही चलता आ रहा है। वहाँ के वोटिंग पैटर्न और जातिगत समीकरणों को आप गहराई से अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ अब भी कांग्रेस की मजबूत ज़मीन है और उसके फिक्स वोटर हैं। ऐसा दावा हम सिर्फ हवा हवाई नहीं कह रहे हैं बल्कि आंकड़ों के आधार पर बोल रहे हैं। आइए देखते हैं पिछले कुछ सालों में किस तरह के नतीजे बनारस के रहे हैं। साल 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुआ उस समय कांग्रेस के राजेश मिश्रा ने 2,06,000 वोट हासिल किए, यानी कि कुल पड़े वोट के 33% वोट पाकर उन्होंने भाजपा के शंकर जायसवाल पर करीब 55,000 वोटों से जीत हासिल की थी। वही साल 2009 में भाजपा के मुरली मनोहर जोशी ने कुल 2,03,000 वोट हासिल किए, यानी कि 30% वोट। उन्होंने नज़दीकी मुकाबले में बसपा के मुख्तार अंसारी को मात्र 18,000 वोटों से हराया था। कांग्रेस को उस चुनाव में भी 10% के आसपास वोट मिला था। फिर पूरा मामला 2014 में बदल गया। उम्मीद के रथ पे सवार नरेंद्र मोदी जब बनारस से चुनाव लड़ने की घोषणा की तो पूरे देश में हंगामा मच गया। भारतीय राजनीति में अपनी जमीन तलाश रहे अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ ताल ठोक दी। मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल का हो गया। जब चुनावी नतीजे आए तो 56% से ज़्यादा यानी कि 5.81 लाख वोट नरेंद्र मोदी को मिले। वहीं केजरीवाल को 2,04,000 यानी कि 20% के आसपास वोट मिला। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अजय राय रहे जिनको कुल मिला जुलाकर 7-8% के आसपास ही वोट मिला। ऐसा ही कुछ मामला 2019 के लोकसभा चुनाव में भी रहा। उस समय नरेंद्र मोदी को कुल 63% के आसपास वोट मिला और करीब 6.64 लाख वोटरों ने उनके पक्ष में मतदान किया। इस चुनाव में दूसरे पायदान पर सपा की शालिनी यादव तो तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अजय राय रहे जिनको 1.5 लाख के आसपास वोट मिला था। यानी कि पिछले 4-5 चुनाव को देखने से पता चलता है कि बनारस में करीब 1.5 लाख कांग्रेस के हार्डकोर वोटर हैं जो लगभग हर चुनाव में कांग्रेस को ही वोट देते हैं। अब आते हैं बनारस के सामाजिक, धार्मिक और जातिगत समीकरणों के ऊपर। इस समय बनारस में करीब 18.5 लाख के आसपास वोटर हैं, जिसमें ओबीसी वोटरों की आबादी सबसे ज़्यादा है। मुसलमानों की आबादी करीब 3 लाख के आसपास है। यादवों की तादाद भी 1 लाख के आसपास है। 1 लाख वोटर बनारस में दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। 3 लाख से ज़्यादा गैर यादव ओबीसी हैं। 2 लाख कुर्मी हैं, 2 लाख वैश्य हैं, 1.5 लाख के आसपास भूमिहारों की तादाद है। बनारस का लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वहां का चुनाव पूरे पूर्वांचल के 42 लोकसभा सीटों पर सीधा सीधा असर डालता है। 2014 में नरेंद्र मोदी का वहां से चुनाव लड़ने का नतीजा यह हुआ कि भाजपा ने पूर्वांचल के 42 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं उत्तरी बिहार के 6 लोकसभा सीटों पर भी बनारस का गहरा असर पड़ता है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि वाराणसी के अस्पतालों में रोजाना हजारों लोग बाहर से इलाज कराने के लिए आते हैं। वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं, परिवहन व्यवस्थाओं
और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर जाते हैं तो उसका असर उनके अपने क्षेत्र के वोटिंग पैटर्न पर भी पड़ता है। पीएम मोदी पिछले 9 साल से बनारस के सांसद हैं। वैसे तो कहने को वाराणसी का काफी विकास हुआ है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, लेकिन बनारस के लोगों के अंदर पीएम मोदी को लेकर काफी गुस्सा भी है। गुस्से के कई कारण हैं। बनारस के लोगों के कई मुद्दे भी हैं, जैसे बुनकरों का मुद्दा, बिजली कटौती का मुद्दा, पानी की कमी का मुद्दा, रेलवे संपर्क का मुद्दा, गंगा की सफाई का मुद्दा। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो जबरन जमीन लोगों से छीनी गई थी, उसको लेकर भी लोकल्स काफी गुस्से में हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं का बड़ा तबका भी भाजपा और मोदी से इस समय नाराज है, क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर बड़ी तादाद में मंदिरों को तोड़ा गया था, जिसे अभी भी पुरोहितों का एक बड़ा वर्ग भूल नहीं पाया है। अब आते हैं सीधे मुद्दों पर। अगर प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले बनारस के चुनावी अखाड़े में उतरती हैं तो उनकी जीत की संभावना क्या होगी? यह बात तो पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि इंडिया अलायंस, जिसमें देश की तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, यानी कि बनारस की सीट पर समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग और समर्थन प्रियंका गांधी के साथ ही रहेगा। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यादव और मुसलमानों का वोट नहीं बटेगा। बनारस लोकसभा में यादव 1 लाख वोटर हैं, उनका बिखराव नहीं होगा, वो एकमुश्त प्रियंका गांधी को मिल सकता है। वहीं बनारस में मुस्लिम वोटों की तादाद भी 3 लाख है, जिसके बिखरने की संभावना लगभग नगण्य है। इसी तरह बनारस में भूमिहारों की आबादी 1.5 लाख के आसपास है, वो भी कांग्रेस का पारंपरिक वोटर रहा है। इसी तरह दलित आबादी भी बनारस में करीब करीब 1 लाख के आसपास है। अगर उसमें कांग्रेस ने सेंध लगा ली तो प्रियंका गांधी की जीत की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाएगी। यानी अगर देखा जाए तो बनारस के 18.5 लाख वोटरों में से करीब करीब 10 लाख लोग वोट देते हैं, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उसमें प्रियंका गांधी को 5 लाख से ऊपर वोट मिल सकता है। यानी कि उनकी जीत की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। सच्चाई तो यह है कि यह बात भाजपा वाले भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तभी तो खबर आने के बाद से ही बनारस में संगठन से जुड़े लोगों को अभी से अलर्ट पर डाल दिया गया है। आरएसएस के लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों का फीडबैक ले रहे हैं। भाजपा का राज्य नेतृत्व बनारस में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। खैर, प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले चुनाव लड़ेंगी या नहीं, यह तो आने वाले कुछ वक्त में पता ही चल जाएगा। लेकिन यह बात बिल्कुल तय है कि अगर नरेंद्र मोदी के मुकाबले प्रियंका गांधी बनारस के चुनावी अखाड़े में ताल ठोकती हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सामने अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो नरेंद्र मोदी की राह कतई आसान नहीं होगी। और अगर प्रियंका गांधी चुनाव में जीत हासिल कर लेती हैं तो भारत के राजनीति में उनका कद काफ़ी बड़ा हो जाएगा।